हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, हरियाणा के अंदर एस्टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था दिसंबर मंथ के अंदर। तो 2023 का जो एग्ज़ाम था उसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी हैं और इसके लिए एक मुहिम भी स्टार्ट हो चुकी है जिसका आप सबको साथ देना है। अब वो मुहिम क्या है, इसके अंदर देखिए जो 2023 का एस्टेट हुआ था, एक फॉर्मूला यूज किया गया चेयरमैन के द्वारा। जो HBSC के चेयरमैन हैं उन्होंने एक फार्मूला लगाया अपनी मर्जी से। तो उन्होंने क्या फार्मूला लगाया उसकी बात करेंगे। और ग्रेस मार्क्स कुछ कैंडिडेट को, यानी कि 6542 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको सिर्फ ग्रेस मार्क्स दिया गया है। कितने थे? टोटल 6542। क्या अदर कैंडिडेट इसके लायक नहीं थे? ठीक है, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय भी किया गया है कि जिसके 72 मार्क्स थे वो तो पास कर दिया, लेकिन जिसके 89, 88 या 80 प्लस मार्क्स थे वो फेल कर दिया। जो ये फॉर्मूला उन्होंने लगाया है उसके हिसाब से। अब ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, कैसे इसने काम किया है, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि अदर कैंडिडेट के पास भी हमारा ये मैसेज आ सके और वो एकजुट हो सके। क्योंकि ये फॉर्मूला गलत है, इसके खिलाफ आवाज़ उठनी बिल्कुल चाहिए। तो इसी को लेके आज ये वीडियो है। तो प्लीज़ आप सब इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि जो ये फॉर्मूला है वो गलत कैसे है, इस फॉर्मूले ने कैसे बच्चों का नुकसान किया है। तो टोटल 6542 कैंडिडेट को ही बेनिफिट मिला है इस चीज़ से, इस फॉर्मूला से। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात है कि लैंग्वेज के 30 मार्क्स मिलते हैं। आप सबको पता है लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। 15 मार्क्स हिंदी के रहते हैं, 15 मार्क्स इंग्लिश के रहते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट की बात करें आपकी, उसमें पेडागोजी आ गई, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, वो 120 का रहता है। क्लियर है? अब इसमें तो देखिए 120 में से जितने भी मार्क्स कैंडिडेट ने लिए हैं, 72 मार्क्स मान लिया कि हम टोटल मार्क्स है यहाँ पे 30 लैंग्वेज के। अब कोई कैंडिडेट है उसने यहाँ पे लैंग्वेज में 10 मार्क्स लिए हैं। कितने मार्क्स लिए हैं? 10 मार्क्स लिए हैं। उसके सब्जेक्ट में 72 मार्क्स आए हैं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट के अंदर 72 मार्क्स उसने लिए हैं। तो इसमें क्या किया गया है, आप ये 120, इसका 60% निकाल दिया हमने 120 का, तो इनके 72 आ गए। ठीक है, 120, ये जो 72 मार्क्स है ये इनका 60% आया है। किसका? 120 का। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, अब जिस कैंडिडेट के इसमें कम मार्क्स हैं, अदर सब्जेक्ट के अंदर कम मार्क्स हैं, और जितना ये परसेंटेज है 60% है, तो इन्होंने ये क्या किया, इसको भी, तो ये 33.33 है, इसको भी 60% के इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे इसके 10 मार्क्स आए हुए थे सब्जेक्ट लैंग्वेज के अंदर, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से इन्होंने क्या किया, इसके 8 अंक बढ़ाकर लैंग्वेज के 60% कर दिए। ठीक है, आए तो कितने थे रियल में? 33.33% आया था, लेकिन इन्होंने 60% कर दिया इसको। तो ये 60% करके इसमें 8 अंक ऐड कर दिए। पहले 10 मार्क्स थे इसके, तो अब 8 बढ़ाकर ये 18 कर दिए। ठीक है, 10 मार्क्स यहाँ पे पहले कैंडिडेट ने लिए थे लैंग्वेज के अंदर, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से 8 मार्क्स उसके ऐड हो गए। अब 8 मार्क्स उसके ऐड हो जाते हैं। पहले इसके नंबर थे 82, जो रियल मार्क्स थे। 72 प्लस 10 कितने थे? 82। ये रियल मार्क्स थे इसके जो इसने यहाँ पे लिए थे। लेकिन उसके बाद क्या किया, 82 में इन्होंने 8 अंक और ऐड कर दिए। वो कैसे किए? यहाँ पे 10 आए थे, 33.33 को 60% के इक्वल कर दिया, तो 8 मार्क्स इसको ऐड कर दिए। 60 का 30% 18 होता है, तो 18 मार्क्स इसको यहाँ पे दे दिए गए। और ये क्या किया गया, 82 में 8 मार्क्स ऐड करके इसको 90 पे पास कर दिया। रियल में तो ये क्या था, 82 पे था, फेल था, लेकिन इसने क्या कर दिया, 8 मार्क्स ऐड करके इसको 90 मार्क्स दे दिया और ये पास हो गया। ठीक है, तो 8 अंक बढ़ाकर लैंग्वेज में ये 10 थे 18 कर दिए, जो कि गलत है।
अभी आपको ठीक लग रहा होगा कि हाँ भाई चेयरमैन साहब ने ये बिल्कुल अच्छा काम किया है कि इसके 10 मार्क्स थे, 8 ग्रेस दे के इसको पास कर दिया, 90 ले रखा था इसने। तो उसके बाद देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं हमारा कि कोई कैंडिडेट है, उसके लैंग्वेज के अंदर 18 मार्क्स आए हुए हैं। यहां तो 10 आए हुए थे, लेकिन यहां दूसरे कैंडिडेट के पास लैंग्वेज में 18 नंबर आए हैं। अब 18 नंबर ये आए हैं, ये 60% है 30 का, ठीक है। और यहाँ उसके लैंग्वेज में अदर सब्जेक्ट के अंदर आए हैं 71। अब यहाँ तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1 मार्क्स का ही डिफरेंस है। यहाँ 72 आए थे, यहाँ 71 है। ये 62.5% है 120 का, ठीक है। इस कैंडिडेट ने लैंग्वेज में गलती कर दी कि उसने 18 मार्क्स यहाँ पे ले लिए, ठीक है। गलती कर दी इस कैंडिडेट ने कि यहाँ पे 18 मार्क्स उसके आए हैं, जो कि 60% है 30 नंबर का, जो कि 30 नंबर लैंग्वेज में दिए जाते हैं उसका। इस कैंडिडेट का एक भी मार्क्स नहीं बढ़ा। इसके यहाँ पे 18 मार्क्स आए थे, 71 अदर सब्जेक्ट में थे, टोटल 89 नंबर इसके बनते हैं, और इसको कर दिया फेल। यानी कि इसमें कोई भी मार्क्स नहीं बढ़े हैं उसके, 89 प्लस में 0, तो 89 ही रखा गया। तो क्या ये डिजर्व नहीं करता था 1 मार्क्स कि भाई इसको पास कर दिया गया, 72 वाले को जिसके 82 मार्क्स आए हुए थे, इसको तो पास कर दिया 8 मार्क्स देके, और ये 89 वाला कैंडिडेट है, इसको एक भी मार्क्स ग्रेस नहीं दिया गया और इसको फेल कर दिया। अब आपको समझ में आएगा इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या है कि जिसके मार्क्स कम थे लैंग्वेज के अंदर उसको तो पास कर दिया, जिसके अच्छे मार्क्स आए हुए थे ये उसकी गलती है, ठीक है। इसमें गलती ही बोलेंगे कैंडिडेट की, इस 89 पे ही उसको रोक दिया, इसमें एक भी मार्क्स उसको ऐड करके नहीं दिया गया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, इससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। यहां किसी कैंडिडेट के लैंग्वेज में कोई भी मार्क्स नहीं आए हैं, यानी कि उसने लैंग्वेज में एक भी मार्क्स हासिल नहीं किया, और उसके 72 आए हैं अदर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ 72 है, यहाँ कोई भी मार्क्स उसने नहीं लिए हैं। ये 0% है 30 का, ठीक है। कितना है? 0% है, क्योंकि 0 मार्क्स है तो 0 ही होगा। यहाँ पे आए उसके 59.16% ऑफ आउट ऑफ 120 में से 72 नंबर आए हैं उसके, और टोटल रियल नंबर बनते हैं इसके 72, जो कि यहाँ पे भी बने हुए थे कैंडिडेट के 72। तो इसमें क्या किया गया, इस फॉर्मूले के हिसाब से इन्होंने कहा कि ये लैंग्वेज में एक भी मार्क्स करने के लायक नहीं था, लैंग्वेज इतनी हार्ड थी इस कैंडिडेट के लिए कि भाई ये एक भी मार्क्स नहीं ले पाया, ठीक है। इसके लिए तो जस्टिस हुआ, लेकिन अदर कैंडिडेट के लिए तो इनजस्टिस हुआ ना। जो 89 पे अटक गया, 88 पे अटक गया, 87 पे अटक गया, उनकी तो गलती होगी ना, यहाँ पे उनको तो पास नहीं किया गया, उनको तो ग्रेस 1 मार्क्स भी ग्रेस नहीं दिया गया, ठीक है। वो भी बताऊंगा मैं कि ग्रेस के लिए भी चेयरमैन साहब ने क्या बोला है, जब वहां पे मीटिंग की गई थी तो उसमें क्या बोला था उन्होंने, उसकी उनकी वर्डिंग भी बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें क्या किया गया देखिए, 0 मार्क्स, ठीक है, इसने एक भी मार्क्स नहीं लिया, लैंग्वेज इसको आती ही नहीं थी। तो इसमें क्या किया गया, उसके 18 नंबर बढ़ा दिए गए, यानी कि जो 30 का था 60% कर दिया, यानी कि 30 का 0 का 18 बढ़ा दिया। यहाँ पे इस 0 मार्क्स के 18 मार्क्स बना के इसमें 72 में 18 जोड़ दिया, तो 90 करके इसको भी पास कर दिया। अब यहां देखिए 72 था, अब 72 में और 90 में कितना डिफरेंस हो गया, 18 नंबर इस कैंडिडेट के ऐड कर दिए, जो लैंग्वेज में एक भी नंबर स्कोर करने के लायक नहीं था, ठीक है। तो इसके मार्क्स बढ़ा कर इन्होंने क्या कर दिया, 90 मार्क्स कर दिए और इसको पास कर दिया। अब बात आती है 88, 89, 87, 80 प्लस वाले कैंडिडेट, उनका क्या दोष था। उनकी ये गलती थी कि इन्होंने लैंग्वेज में अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उनके मार्क्स आ गए, ठीक है। अगर ये पता होता कैंडिडेट को कि लैंग्वेज में सबसे मेन बात तो ये थी कि आउट ऑफ सिलेबस था कंप्लीट लैंग्वेज, आउट ऑफ सिलेबस था कंप्लीट लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि जो इन्होंने सिलेबस मेंशन किया था उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अनसीन पैसेज आने थे, अपठित गद्यांश और पद्यांश, इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी, लेकिन
इसमें टोटली ग्रामर दिया गया था, ग्रामर व्याकरण का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट था, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यहां कोई भी अनसीन पैसेज देखने को नहीं मिला। लेकिन जो सिलेबस आया हुआ था उसमें ये मेंशन था कि जो ग्रामर पूछी जाएगी वो अनसीन पैसेज में ही 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और पेडागोजी आएगी, हिंदी की भी इंग्लिश की भी, लेकिन वो कहीं भी देखने को नहीं मिली। लेकिन जब चेयरमैन साहब से मीटिंग की गई इस बारे में तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारा जो सिलेबस था, जो एग्जाम था, वो आउट ऑफ सिलेबस में से नहीं था, सब कुछ सिलेबस में से ही कवर करके दिया गया है। तो आप सभी कैंडिडेट जो एस्टेट 2023 के अभ्यर्थी हैं, आप सबको पता है कि जो सिलेबस था वो कितना आउट ऑफ सिलेबस था और कितना सिलेबस के अंदर से था। ठीक है, इस चीज का आप सबको पता है। अब जो हमारी मुहिम है वो ये है कि भाई जिस कैंडिडेट को लैंग्वेज में मान लिया किसी के अगर 18 नंबर आए हैं तो उसको 12 नंबर और ऐड करके उनको 30 किया जाए। अगर किसी के पास 5 नंबर आए हैं किसी के, तो उसको 25 मार्क्स दे के उनको 30 किया जाए, चाहे वो पास हो या फेल हो। ठीक है, लेकिन ग्रेस मार्क्स कुछ चुनिंदा कैंडिडेट को देने का मतलब है कि अदर कैंडिडेट के साथ इनजस्टिस करना। अब 6542 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको तो ग्रेस मार्क्स मिल गए। ठीक है, 6542 कैंडिडेट थे जिनको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया गया। तो क्या अदर कैंडिडेट इसके लायक नहीं थे? 89 वाले का क्या खोट था? उसने सिर्फ 1 मार्क्स ही तो लेना था। ठीक है, 1 मार्क्स की कमी थी, उसको तो फेल कर दिया। लेकिन इस बात पे भी चेयरमैन साहब ने ये बोला है कि जो ये फॉर्मूला है वो मैंने बनाया है, मेरा फॉर्मूला है, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। तो ये वर्डिंग थी उनकी जब मीटिंग की गई थी 4 मार्च को भिवानी के अंदर। तो बहुत सारी संख्या में कैंडिडेट वहां पे जुड़े हुए थे, 400 प्लस कैंडिडेट ने वहां पे हमारा साथ दिया था इस चीज को लेके, हमारा नहीं अपन खुद का साथ दिया था। तो ऐसे में देखिए इनका रिवेन्यू का लॉस होता है, ये इस वजह से यहाँ पे ग्रेस मार्क्स सभी को इक्वल नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे क्या होगा कि करीब करीब 25,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको ये ग्रेस मार्क्स मिलके बेनिफिट हो जाएगा, वो पास हो जाएंगे 23 के अंदर। तो रिवेन्यू का लॉस कैसे होगा उनका वो बता देता हूं। आई थिंक आप सबको ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि इसमें लॉस किस हिसाब से है। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि अब ये इसको किस चीज को लेके क्लैरिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे में ये देखा गया है जो कि एस्टेट की फीस होती है वो एक लेवल से लेके 900 से लेके 2400 रुपए तक कैंडिडेट पे करता है एस्टेट के रिगार्डिंग। अब ये अगर इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देते हैं, सभी को इक्वली ग्रेस दे देते हैं, तो 25,000 कैंडिडेट मिनिमम है। ये 25,000 कैंडिडेट दोबारा फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पास हो जाएगा। ठीक है, ग्रेस अगर उसको मिलती है इक्वली तो वो पास हो जाएगा, तो ये कैंडिडेट आगे फॉर्म नहीं भरेंगे। इस चीज़ को लेके इनका रिवेन्यू का भी लॉस होगा। इस चीज़ को लेके अब ये क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से ही चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं होने देना है। ठीक है, तो अब जब भी कभी भी आप सबको भिवानी बुलाया जाए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सभी साथ दें, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी तो हमें बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। आने वाली जो वैकेंसी हैं उनमें 2023 के जो कैंडिडेट हैं वो बैठ पाएंगे, अगर ये हमारी मुहिम है वो पास हो जाती है तो। ठीक है, तो इसमें अभी मीटिंग पे मीटिंग चली हुई है, शिक्षा मंत्री से भी कैंडिडेट मिल के आए हैं, जो हमारे अथॉरिटी के कैंडिडेट हैं वो मिल के आए थे। सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है, 2 बार उनके जो सेक्रेटरी है उनसे बात हो पाई है। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई कैंडिडेट भाई ऐसा है जो सीएम साहब से मुलाकात करवा सकता है तो प्लीज़ आप भी अपना कमेंट करें कि हाँ मैं आपको उस स्टेज पर ले जा सकता हूँ, उनसे बात हो सकती है। क्योंकि अब क्या है, जो ये मुहिम स्टार्ट क्यों हुई है, बहुत सारे कैंडिडेट का लॉस है इसके अंदर। ठीक है, लॉस बहुत सारे कैंडिडेट का है, बेनिफिट सिर्फ चुनिंदा कैंडिडेट को हुआ है 6542 को।
और अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये वैकेंसी है कितने टाइम बाद हरियाणा के अंदर टीचिंग की वैकेंसी आती है। एस्टेट पे एस्टेट तो ले लेते हैं, ये रिवेन्यू इकट्ठा कर लेते हैं। करीब करीब 125 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा किया है एस्टेट की फीस से। तो अब ये देखिए वो किसकी जेब से गया हुआ पैसा है, उसका जो ब्याज है वो कितना हो गया होगा। लेकिन वैकेंसी आती नहीं है, जब आती है तो इनकी एवरेज हो जाती है, या फिर ये क्या करते हैं कैंडिडेट का एक्सपायर हो जाता है एस्टेट और दोबारा से वो उसको फिल करता है। तो ऐसे में ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग फॉर्मूला है, इसके हिसाब से नहीं चलने देना है। तो आप सबसे अब ये रिक्वेस्ट है, आप किसी भी तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट जो हमारे अथॉरिटी के कैंडिडेट हैं, जो शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, भिवानी जाते हैं, चेयरमैन साहब से मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि किराया बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसे में आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो आप मनी से करें, और जब भी हमारी मीटिंग होगी आगे, जो भी मीटिंग होगी, ठीक है, उसमें आप सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना है। आप उसमें अपनी भीड़ को जुटा सकते हैं, अपने लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला था, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया है। तो आप सभी से दोबारा से रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम का हिस्सा बने और अपने मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। कोशिश करेंगे तो हमारी जीत पक्की है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, लोकसभा का भी इलेक्शन है, आचार संहिता लगने वाली है 12 या 13 तारीख को। तो इसमें पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और चेयरमैन साहब को हमारी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट है, अभी हथौड़ा गरम, लोहा गरम है तो हथौड़ा मारने की देर है, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट साथ आएंगे तो ही ये मुहिम हमारी सक्सेस हो पाएगी। तो दोबारा से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।